हेलो एवरीवन, जिसे फंड की आवश्यकता है वो फंड लेने के बदले में जो इंस्ट्रूमेंट रेज करता है फंड देने वाले को, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी क्या हो सकती है? इट कैन बी डिबेंचर्स, इट कैन बी बॉन्ड, इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट कैन बी म्यूचुअल फंड, राइट? नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस? सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है कि इन सिक्योरिटीज के फीचर्स को एनालाइज करें, ठीक है? इनकी डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करें, इनकी फ्यूचर रिटर्न्स को एनालाइज करें, पास्ट परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करें, मतलब स्टडी करें, सो एज टू डिसाइड कि वेयर द मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड, मुझे पैसा लगाना कहां है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्यों की जाती है? सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही बेहतरीन हो इसलिए की जाती है। तो फिर से इस बात को समराइज करते हैं। सिक्योरिटी कैन बी एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एनालिसिस मीन्स स्टडिंग दो सिक्योरिटीज। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दो सिक्योरिटीज? इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। What are securities? You'll find the very first definition. What are securities? तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Securities may be defined as instrument issued by seeker of fund. There's a spelling mistake over here. O को हटा दीजिए. The seeker of fund in the investment market to the provider of fund. Seeker of fund, one who is looking for fund, one who is requiring fund, will be issued to whom? The provider of fund. Provider of fund means the one who is giving fund. In lieu of fund, fund लेने के बदले में, ठीक है? These instrument prima facie provide evidence of ownership to the holder of instrument. अब ये क्यों दिया जाता है? अब मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उसके पास कुछ तो सबूत होना चाहिए ना कि उसने पैसे दिए हैं। तो मैंने उसे क्या दिया है? बदले में एक इंस्ट्रूमेंट दिया है जिससे ये बात साबित होती है, यस ही इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ही हैज गिवन सच एंड सच फंड टू मी, राइट? The holder is entitled to receive all the benefits due on the instrument and to retrieve his investment at the time of redemption. अब उस इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने रेगुलर रिटर्न्स प्रॉमिस किए हैं, जैसे कि मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न और एनुअल रिटर्न, वो उसे मिलेगा और अपना पूरा पैसा रिट्रीव करने का भी हक है उसे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। मतलब अगर मैंने उसे 5 साल की इंस्ट्रूमेंट दी है तो जो मैंने प्रॉमिस किया है कि हर साल मैं आपको रिटर्न दूंगा, वो लेने का हक है उसे, और 5 साल के बाद अपना पूरा पैसा बाहर निकाल लेने का भी हक है उसे। Securities can broadly be divided into 2 categories. वैसे तो मैंने आपको बताया कि इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी सिक्योरिटीज हो गई। बट अगर ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो 2 ही कैटेगरी है सिक्योरिटीज की। एक तो होता है डेब्ट सिक्योरिटी और दूसरा होता है इक्विटी सिक्योरिटीज। डेब्ट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है। इन्वेस्टर का, जिसने पैसे दिए हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, उसे इतना ही मिलना है। कंपनी 100 रुपए कमाए, लाख रुपए कमाए, करोड़ कमाए या कुछ ना कमाए, इन्वेस्टर के रिटर्न कांस्टेंट है। इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती है? इक्विटी सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है जो बेसिकली आपको ओनरशिप देती है कंपनी की और आपका रिटर्न फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। द मोर द कंपनी इज अर्निंग, द मोर इक्विटी सिक्योरिटी विल यील्ड रिटर्न. And if the company is not earning, obviously the equity security will not yield any return. ठीक है? तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इक्विटी सिक्योरिटीज आर द रिस्की सिक्योरिटीज, क्योंकि पता नहीं कंपनी कमाएगी नहीं कमाएगी, रिटर्न आएगा नहीं आएगा। बट इफ यू टॉक ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज, देन फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डेब्ट सिक्योरिटी इज नॉन रिस्की, राइट? एज बिकॉज द रिटर्न इज फिक्स्ड, आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है irrespective of the company's earning. लेकिन अगर वाइस वर्सा बात की जाए, वन हु इज सीकर ऑफ फंड, जो पैसे ले रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डेब्ट सिक्योरिटी इज अ रिस्की सिक्योरिटी। पता है क्यों? क्योंकि अगर जो फंड ले रहा है वो क्या कहता है मुझे तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा, पता नहीं मैं कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। डेब्ट पे तो फिक्स्ड रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो जो सीकर ऑफ फंड है उसके लिए डेब्ट सिक्योरिटी रिस्की है, जबकि प्रोवाइडर ऑफ फंड के लिए डेब्ट सिक्योरिटी क्या है? नॉन रिस्की है, क्योंकि उसे तो रिटर्न मिलना ही मिलना है।
नाउ कमिंग टू इक्विटी सिक्योरिटी, सीकर ऑफ फंड, जो पैसे ले रहा है, इक्विटी सिक्योरिटी इज नॉन रिस्की। वाई? कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। आई हैव टेकन द फंड बाय वे ऑफ इक्विटी, आई हैव टू गिव रिटर्न ओनली इफ आई एम अर्निंग। एंड व्हाट अबाउट द प्रोवाइडर ऑफ फंड? इक्विटी सिक्योरिटी इज रिस्की फॉर हिम because he is going to get return only if I am earning, right? However, section 2H of the Securities Contract Regulation Act 1956 defines securities as under. अब securities की definition क्या है ये देखिए। Securities include, जो security की definition है वो एक inclusive definition है, वो बताता है ये security की definition में आते हैं और लगभग सभी सिक्योरिटीज के नाम ही यहां पे गिनाए गए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द सिक्योरिटी? शेयर, स्क्रैप, स्टॉक बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इट कैन बी डेरिवेटिव ऑल्सो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव उसे कहा जाता है जब आप एक अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर लेते हो जबकि एक्चुअल वो एसेट का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। मैं समझाता हूं क्या होता है यहां पे। आपने कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ कमोडिटी मार्केट? कितने बच्चों ने सीएनबीसी चैनल देखा है? कभी भी देखा हो अपने जीवन में या सुना है सीएनबीसी चैनल? ठीक है, बहुतों ने देखा है, सुना है। आप देखते हो इस चैनल पे सेंसेक्स बताता रहता है आपको, निफ्टी बताता है, एमसीएक्स का इंडेक्स बताता है। एमसीएक्स एक बेसिकली कमोडिटी मार्केट है। यहां पे आप हल्दी, धनिया, मर्चा से लेके सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, व्हाटएवर सब कुछ खरीद सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटी, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, एवरीथिंग कैन बी परचेज्ड, बट यहां कोई डिलीवरी नहीं मिलती। पता है यहां पे कैसे खरीदारी होती है? मैं आपको बता रहा हूं। 1000 कुंटल धनिया, ऐसे सौदा होता है। 1000 कुंटल धनिया। क्या मैंने धनिया खरीदा? बिल्कुल मैं धनिया नहीं खरीदता। मैं सौदा करता हूं 1000 कुंटल धनिया का, 3 महीने बाद मैं इस भाव में खरीदने को तैयार हूं। यह सौदा होता है कि 3 महीने बाद आप कितने रुपए में धनिया खरीदने को तैयार है। और जैसे मैंने जो रेट तय किया उस रेट से ज्यादा अगर 3 महीने बाद धनिया हो गई तो पता है जो डिफरेंस होता है वो मुझे मिल जाता है। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए डेरिवेटिव मार्केट जुआ वाला मार्केट है। ठीक है, यहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। यहां पे गोल्ड भी ऐसे ही खरीदा जाता है। 100 kg ऑफ गोल्ड मैंने बाई कर लिया, 100 kg ऑफ गोल्ड आफ्टर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 35,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम, मतलब 3500 पर ग्राम, 3500 रुपए पर ग्राम के हिसाब से। आज से 3 महीने बाद का मैंने 100 kg गोल्ड खरीदा है, 100 किलो सोना। तो क्या 100 किलो सोना खरीद के मुझे घर में रखना है या कोई डिलीवरी देगा? नहीं, एमसीएक्स मार्केट में कोई डिलीवरी होती नहीं है। यहां तो बस सौदेबाजी होती है। क्यों मैंने ये भाव लगाया है? अगर 3 महीने बाद 3500 रुपए पर ग्राम की जगह 3600 रुपए पर ग्राम हो गया तो 100 रुपए पर ग्राम की मुझे बचत हो जाएगी, मुझे डिफरेंस मिल जाएगा एमसीएक्स मार्केट से। और अगर यही भाव गिर गया तो मुझे वो डिफरेंस देना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। अगर 3 महीने बाद सोने का भाव गिर गया, 3400 रुपए का भाव हो गया, तो मुझे 100 रुपए पर ग्राम के हिसाब से डिफरेंस देना पड़ेगा। समझ गए आप? ये क्या होता है? डेरिवेटिव मार्केट। इसी को डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। डेरिवेटिव मार्केट मतलब वैल्यू कहीं से डेराइव की जा रही है। कहां से खींची जा रही है? किसी ना किसी कमोडिटी से ही तो वैल्यू खींची जा रही है। सोने की वैल्यू पे आप सौदा कर रहे हो या धनिये की वैल्यू पे आप सौदा कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप किसी चीज की वैल्यू डेराइव करते हो और उसके ऊपर सौदेबाजी करते हो जहां पे एक्चुअल डिलीवरी होनी ही नहीं है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। तो जो मैंने गोल्ड का ये सौदा किया, ये पता है क्या चीज का सौदा किया? गोल्ड डेरिवेटिव का सौदा, क्योंकि एक्चुअल में गोल्ड लेना ही नहीं है 3 महीने बाद मुझे। 3500 पर ग्राम के हिसाब से मैंने डेरिवेटिव का सौदा किया है। तो ये भी सिक्योरिटी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी 2 तरीके का मार्केट होता है। पता नहीं आपकी जानकारी है कि नहीं इस बात की। एक होता है स्पॉट मार्केट शेयर मार्केट में,
और दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, F&O बोलते हैं उसको, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये सब बता रहे हैं। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम शेयर का सौदा करते हैं और तुरंत शेयर खरीदते हैं। अगर हम बोलते हैं ना एसीसी का 100 शेयर स्पॉट मार्केट में, तो स्पॉट मार्केट में 100 शेयर खरीदना पड़ेगा, 100 शेयर का पैसा देना पड़ेगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में खरीदना अभी नहीं है कुछ, ये फ्यूचर का सौदा किया जाता है इसमें। और फ्यूचर में भी खरीदना नहीं है, फ्यूचर में भी खरीदना नहीं है। फ्यूचर में भी क्या करना है, बस अगर मैंने जिस भाव पे तय किया है उससे बढ़ गया, ये जुआ होता है एक तरीके से, आप ऐसे समझ लीजिए दिस इज प्योर गैम्बलिंग, बट दिस इज रिकॉग्नाइज्ड गैम्बलिंग, ठीक है ना, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज लीगल, ठीक है। और आप ऐसे समझ लीजिए इस फ्यूचर में जो रेट के सौदे होते हैं ना, इससे बहुत हद तक करंट वैल्यूज फ्लक्चुएट होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट भी। यहां पे फ्यूचर की डेट पे एक रेट तय हो जाता है, और अगर मैंने जो तय रेट किया हुआ है उससे रेट बढ़ जाता है तो मुझे डिफरेंशियल मिल जाता है, घट जाता है तो मुझे डिफरेंशियल देना पड़ता है। यानी मेरे हाथ कभी भी सिक्योरिटी आएगी नहीं, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में सिक्योरिटी को परचेज नहीं कर सकता हूं। आई ईदर हैव टू टेक द डिफरेंस और आई हैव टू गिव द डिफरेंस, मतलब मुझे या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट वाले या एमसीएक्स मार्केट में जो कमोडिटीज में आप डील करते हैं, ये सब डेरिवेटिव है एंड दीज आर ऑल्सो सिक्योरिटीज। यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यहां पैसे लगाइए यहां, तो वो सब भी सिक्योरिटी ही है, ठीक है। Security receipt issued under securitization, reconstruction of financial asset, enforcement of security interest act 2002. Then unit of mutual fund is again security. Government securities are securities. ठीक है, गवर्नमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देगी तो वो सिक्योरिटी हो जाएगा, मतलब एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटी। राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, अगर किसी सिक्योरिटी में आपका राइट या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो भी सिक्योरिटी ही है, मतलब आपको कोई एक ऐसी चीज मिली है जो किसी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट क्रिएट कर देगी, राइट क्रिएट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मुझे कंपनी में एक कार देनी है और कार देने से मुझे 5% शेयर कंपनी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं कार दे रहा हूं, ठीक है, और मुझे 3 महीने बाद क्या मिल जाएगा, उसके बदले में कंपनी के कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, मैं कंपनी में कार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये कार देना भी अपने आप में सिक्योरिटी ऑब्टेन करने का ही रास्ता है। तो वट एवर राइट आई एम गेटिंग, ठीक है, आज मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आज मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया होगा कि मुझे 3 महीने बाद कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, तो ये सर्टिफिकेट भी क्या है, अपने आप में सिक्योरिटी है, ठीक है। फिर से समझिएगा इस बात को कि मुझे कंपनी 3 महीने बाद शेयर अलॉट करेगी, इसके लिए अगर कोई लेटर लिख के देती है तो वो भी सिक्योरिटी है। मतलब आज मेरे हाथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर में अगर डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर्स ये सब कुछ बनने वाला है तो वो लेटर भी अपने आप में सिक्योरिटी है, यही कहने चाहता है। मतलब कोई भी चीज जो आपको राइट या इंटरेस्ट देती है सिक्योरिटी, फ्यूचर में भी आपके पास अगर अधिकार आ जाएगा सिक्योरिटी को होल्ड करने का, तो जिस कागज के जरिए आएगा अधिकार, वो कागज भी अपने आप में क्या है, सिक्योरिटी। क्लियर है बात आपको? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट। ये सिक्योरिटी एनालिसिस करते ही क्यों है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि भैया कहां पैसे लगाने हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करते समय 2 चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर सिक्योरिटी में अलग अलग रिस्क होते हैं और अलग अलग रिटर्न होते हैं। यही 2 पैरामीटर्स अब मुझे चेक करने हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से 2 पैरामीटर आपको ध्यान देने होते हैं, किन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो होता है रिस्क और रिटर्न।
निश्चित है अगर सिक्योरिटी में रिस्क अधिक होगा तो रिटर्न के पोटेंशियल भी अधिक होंगे। एक बार मैं रिस्क को डिफाइन करूं आपके लिए, व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। अगर कांस्टेंट रिटर्न चल रही है, मुझे 8% रिटर्न ही मिलना है, तो ये कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे 18% भी रिटर्न मिल सकता है और हो सकता है 2% रिटर्न आए और हो सकता है रिटर्न ही ना आए, तो इसे कहा जाएगा रिस्क। रिस्क वहां पे होता है जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलने के भी चांसेस है, तो नहीं मिलेगा ये भी हो सकता है, कम मिलेगा ये भी हो सकता है, इसी को कहा जाता है रिस्क। तो निश्चित है जहां पे रिस्क होगा वहां पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर रिस्क कम होगा या फिर नहीं होगा तो रिटर्न भी नॉमिनल होगा। अब रिस्क एक इंसान कितना लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक इंसान इतना ही पैसा कमाता है जिससे वो सिर्फ अपना घर चला पाता है, तो शायद वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो थोड़े बहुत पैसे बचा पाता है बस, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे बचाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी फ्यूचर की जरूरतें हैं। अगर किसी के पास एबंडेंस पैसा है तो शायद उसकी रिस्क लेने की क्षमता अधिक होगी। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, मेरा जितना खर्च है मैं वो बियर कर पाता हूं, ठीक है, मेरी फ्यूचर की जरूरतों के लिए जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो भी मेरे पास है, अब मेरे पास उसके बाद भी सरप्लस है, तो आई कैन गो फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क कैपेसिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो यू कैन नेवर डिफाइन कि एक इंसान को कितना रिस्क लेना चाहिए। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क को ले सकता है और अकॉर्डिंगली उसे रिटर्न भी मिलेगा। अब ये रिटर्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर इनकम और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। रेगुलर इनकम का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने शेयर परचेज किया तो मुझे साल के साल डिविडेंड आ जाता है, मैंने डिवेंचर परचेज किया तो साल के साल या 6 महीने पे मुझे इंटरेस्ट आ जाता है, तो इसे कहा जाता है रेगुलर इनकम। व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब कैपिटल हमारी बढ़ती है। कैपिटल एप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जब हमारी कैपिटल ही बढ़ जाती है। मतलब मैंने लगाया है 1 लाख रुपए शेयर्स में और वो शेयर्स की वैल्यू ही 1 लाख की जगह 1,50,000 हो जाएगी, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो कुछ लोग इसलिए पैसा लगाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है भैया मेरे कैपिटल बढ़नी चाहिए, मुझे समय समय पे ब्याज व्याज की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं जितना कमाता हूं ना उससे मेरा काम हो जाता है, तो मैं जो पैसे लगाया हूं मैं चाहता हूं वो और बड़ा होते जाए बस। ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके रिटर्न की, एनुअल रिटर्न की आवश्यकता होती है उनको, वो पैसे तो लगा दिए लेकिन उससे जब पैसे आते हैं तो वो बहुत सारे काम को रोक के रखते हैं। भैया मेरे शेयर का डिविडेंड आएगा ना तब ये वाला काम कर लूंगा, जब बैंक के ब्याज आएंगे ना तो मैं ये वाला काम कर लूंगा। तो कुछ लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो दे नीड रेगुलर इनकम, राइट। आइए पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताता है। इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड ऑन एसेट विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, पैसा लगाना। क्यों लगाना? ताकि इनकम अर्न कर सके या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो, कैपिटल ग्रोथ हो, शेयर के भाव बढ़ जाए हमारे। इन्वेस्टमेंट हैज टू एट्रीब्यूट्स नेमली टाइम एंड रिस्क। इन्वेस्टमेंट के दो एट्रीब्यूट हैं, टाइम एंड रिस्क। टाइम और रिस्क, देखिए हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना टाइम होरिजन भी होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट 3 महीने के अवेलेबल है, कुछ 3 साल के अवेलेबल है, तो कोई 30 साल के अवेलेबल है। अब कौन कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकता है ये भी देखना होगा और किसमें कितना रिस्क है ये भी देखेंगे और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली जब आप रिस्क को एनालाइज करते हैं तो रिटर्न तो साथ ही साथ चलता है, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, तो रिस्क रिटर्न तो साथ में चलता है। एक फैक्टर टाइम भी मुझे कंसिडर करना पड़ता है। कुछ भी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस तो कर रहे हो। मैं आज कहीं पैसे लगा रहा हूं तो निश्चित है आज जो मैं उस पैसे को एंजॉय कर सकता था वो नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो पैसे जमा कर रहा हूं कहीं, ठीक है, इस एंटीसिपेशन में कि मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा।
तो एक बात तो सत्य है कि आज आपने सेक्रीफाइस किया, फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की है, फ्यूचर में एक रिटर्न आए ही ना। तो रिटर्न आना या ना आना ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंट सेक्रीफाइस होना ये सुनिश्चित है। The present consumption is sacrificed to get a return in the future. The sacrifice that has to be borne is certain, but the return in the future may be uncertain. This attribute of investment indicates the risk factor. The risk is undertaken with a view to reap some return from the investment. The investor makes a comparison of the return available from each avenue of investment, the element of risk involved in it, and then makes the investment decision that he perceives to be the best, having regard to the time frame of the investment and his own risk profile. क्लियर है ना ये बात कि इन्वेस्टर क्या करता है, डिफरेंट एवेन्यूज मतलब डिफरेंट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेक करता है, सभी में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसे देखता है, ठीक है, और टाइम फ्रेम के हिसाब से वो डिसाइड करता है अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कि मुझे कहां पैसे लगाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट होता है जब आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी है, एडिक्वेट रिटर्न मिलेगा, ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए तुरंत 1000 रुपए हो जाएगा, अगर 100 रुपए 1000 रुपए हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, जो मैंने लगाया है उसकी सेफ्टी है, इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बाद किया जाता है, सोचा समझा जाता है, तब डिसीजन लिया जाता है। स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है मार्केट के रूमर के बेसिस पे पैसा लगाना। किसी ने बोला फलानी इस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे, लगाओ 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 पैसा, भाव बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मार्केट में बस हल्ला है कि भाव बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा क्या बढ़ेगा नहीं मालूम, इसके भाव बढ़ेंगे, किसी तरीके से आग की तरह यह खबर फैल गई है और लोग शेयर खरीदते जा रहे हैं, इसे कहा जाता है स्पेकुलेशन। मार्केट की अफवाहों पे आपने पैसे लगाए हैं तो उसे कहेंगे स्पेकुलेशन। अगर आपने दिमाग लगाया है, सिक्योरिटी को एनालाइज किया है और फिर पैसे लगाए तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात? तो इन्वेस्टमेंट में ठीक ठाक रिटर्न आएगा, स्पेकुलेशन है तो हो सकता है जबरदस्त तरीके का, भाई जो अफवाह थी वो सही हो गई तो जबरदस्त रिटर्न भी आ सकता है, और हो सकता है कि ठन ठन गोपाला हो जाए, मतलब सब कुछ चला जाए जो आपने लगाया है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आइए पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राहम, an investment operation is one which upon through analysis promises safety of principal and an adequate return. Safety of principal promise करता है और adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. अगर ये requirement meet नहीं होती है तो उसे speculative कहा जाता है। Thus investment differs from speculation. Investment is different from speculation. Speculation also involves deployment of fund, but it is not backed by a conscious analysis of pros and cons. Speculation में भी फंड लग रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड है, लेकिन यहां पे कॉन्शियस एनालिसिस प्रोस एंड कॉन्स की नहीं है, अच्छा बुरा ये सब की सोच नहीं है यहां तो बस अफवाह है ना, ठीक है। मोस्टली इट इज अ स्पर ऑफ द मूवमेंट एक्टिविटी दैट इज प्रमोटेड एंड सपोर्टेड बाय हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स। It is supported by half-backed information and rumors. Information आधी अधूरी होती है, सिर्फ अफवाह होती है। Speculative deployment of fund, actually आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी हम पैसा लगाने को क्यों तैयार है? पैसा लगाने को इसलिए तैयार है क्योंकि रिटर्न जो पता चला है वो सब्सटेंशियल है ना। बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पता चलता है कि 9 साल में 10 साल में लगभग डबल होगा, ठीक है, 8-9 सालों में डबल होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट मुझे पता चली है इसमें 6 महीने में पैसा डबल हो रहा है, तो अब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी मुझे बड़ी तीव्रता है पैसा देने की और जल्दी से लगा के जल्दी कमाने की, तो इसीलिए हाफ बैक्ड इंफॉर्मेशन है, रूमर है, जिसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं। स्पेकुलेटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इज जनरली प्रेवलेंट इन द सेकेंडरी इक्विटी मार्केट। ये ज्यादातर सेकेंडरी इक्विटी मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है। प्राइमरी इक्विटी मार्केट किसे कहते हैं? जब कंपनी से आप शेयर खरीदते हैं, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू शेयर खरीदते हैं, उसे सेकेंडरी इक्विटी मार्केट कहते हैं। और ये सब जनरली सेकेंडरी इक्विटी मार्केट में स्पेकुलेशन चलता है, अफवाहें उड़ती हैं कि ये कंपनी के भाव बढ़ेंगे, इस कंपनी के शेयर के भाव उड़ेंगे, और लोग उसके बेसिस पे
शेयर्स को परचेज करते हैं और फंडामेंटल कंपनी का बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं, या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जानकारी पाते हैं और अफवाहों में आकर तुरंत पैसे लगा देते हैं। What attracts people to speculation is the rate of return that is abnormally higher than the prevailing market rate. क्यों लोग करते हैं ऐसा? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि रिटर्न बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। The balancing of risk and return nevertheless operates in speculative activity also, and as such the risk element in speculation is very high. यहां पे रिस्क बहुत हाई है। Very broadly the characteristic of investor differ from speculator as follows. देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेकुलेशन तो कर ही नहीं सकते, 1 रुपए भी डूब जाएगा इसकी हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन सबके बस की बात नहीं है। स्पेकुलेटर अलग पर्सन होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले अलग पर्सन होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स। पैसे आएंगे, इस होप में जो हम पैसे लगाते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो, एकदम छप्पर फाड़ के कमाना है, तो ये होता है स्पेकुलेशन, होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। बेसिस ऑफ डिसीजन, यहां पे हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं कंपनी की, और यहां पे मार्केट की साइकोलॉजी देखते हैं। सब लगा रहे हैं, धकाधक लगा रहे हैं, अरे भैया पैसा आएगा इसीलिए लगा रहे हैं, तो दिस इज स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, होराइजन होता है। स्पेकुलेशन में शॉर्ट टर्म होता है, धक्के से लगा दो धक्के से कमा लो, मतलब जल्दी से लगा दो जल्दी से कमा लो। इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली जहां भी रिटर्न की आपकी एक्सपेक्टेशन है वहां पे रिस्क तो है ही, लेकिन यहां पे मॉडरेट रिस्क है, ठीक ठाक रिस्क है। बट वेयर एज इन स्पेकुलेशन इट इज हाई रिस्क। रेट ऑफ रिटर्न इज अगेन मॉडेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न भी तो कम ही है, यहां पे हाई रेट ऑफ रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट में जनरली एक इंसान अपना पैसा लगाता है, ठीक है, अरे अपना पैसा ही लगाएंगे, बैंक से लोन मिलता है 12% पे और बैंक में एफडी होती है 8% पे, तो कर्ज लेके कोई एफडी थोड़ी ना कराएगा। अरे कर्ज मिलता है 12% पे, एफडी होती है 8% पे, तो कर्ज लेके कोई एफडी में पैसा लगाएगा क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट इंसान अपने पैसे से करता है। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन होता है यहां कर्ज भी ले लेता है, क्योंकि स्पेकुलेशन में तो ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई दे रही है, 25% महीने का, ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। और यहां तो हमको लोन भी लेना होगा तो चलो ले लेते हैं, 12% साल पे लोन मिल जाएगा, और रिटर्न जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? स्पेकुलेटिव दिखता है 10% महीने का आ रहा है। भैया साल भर का 12% दे के अगर महीने का 10% रिटर्न मिलेगा तो ले लेंगे। तो लोग कर्ज लेके भी स्पेकुलेशन में एंटर होते हैं। यूजेस बोरोड फंड, मतलब बोरोड फंड इज ऑल्सो यूज्ड, ये हम कहना चाहते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। यूजेस इज ओन फंड। इनकम स्टेबल होती है, यहां पे अनसर्टेन और इराटिक है। कंजर्वेटिव एंड कॉशंस होते हैं यहां के इन्वेस्टर, और यहां वाले ताकतवर होते हैं, डियरिंग होते हैं, केयरलेस होते हैं, ठीक है, ताकत है, फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग। ध्यान दीजिएगा, गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, ठीक है। स्पेकुलेशन जुआ नहीं है। स्पेकुलेशन क्या है? अफवाहों की बेसिस पे हम पैसा लगा दे रहे हैं, हम चेक नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितना तेजी से भागेगा कितना नहीं, ये नहीं है, हम जुआ नहीं खेल रहे हैं। लेकिन स्पेकुलेशन क्या है? अफवाहों के बेसिस पे कहीं पैसा लगा देना, रिटर्न की एंटीसिपेशन ज्यादा है। अब गैम्बलिंग क्या है? जैसे ताश खेलना, ये गैम्बलिंग है, ठीक है। हो सकता है लाख रुपए जीतेंगे, हो सकता है लाख रुपए खुद के चले जाएंगे, ठीक है। घोड़ों की दौड़ हो रही है, उसमें पैसा लगाना, भैया पैसे आएंगे तो हो सकता है चले भी जाएंगे, ठीक है। तो ये है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेकुलेशन, इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो देयर आर 3 थिंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट कॉशियस माइंड के हिसाब से पैसा लगाना इज इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेटिव अफवाहों पे पैसा लगाना। अब गैम्बलिंग तो प्योर श्योर और जुआ है, अभी हारेंगे या जीतेंगे, ये हारेंगे या जीतेंगे वाली बात है, ठीक है। तो दिस इज अ गेम ऑफ चांस, और आपकी किस्मत पे डिपेंडेंट है। ये जो गैम्बलिंग है ये आपकी किस्मत पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये स्पेकुलेशन आपकी किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं है। अफवाहों के बेसिस पे आपने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, नुकसान होगा तो दोनों का होगा, दोनों का ही होगा। लेकिन ऐसा यहां नहीं है गैम्बलिंग।
हम ये नहीं कह सकते कि घोड़े की रेस में आपने भी पैसा लगाया मैंने भी लगाया तो दोनों को नुकसान होगा या दोनों ही कमाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने जिस घोड़े पे लगाया वो जीत गया, आपको पैसे आ गए, मेरी किस्मत खराब थी मुझे पैसे नहीं आए। तो गैम्बलिंग इज समथिंग विच विल गिव इमीडिएट रिजल्ट एंड इज बेस्ड ऑन लक, यहां लक काम कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम गैम्बलिंग एंड बेटिंग ऑल्सो। Both gambling and betting are games of chance in which return is dependent upon particular event happening. Here also there is no place for research-based activity. The return in gambling are high and known to the parties in advance. Gambling is different from investment in the following perspective. Gambling different है कैसे? देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होराइजन, यहां शॉर्ट टर्म है। यहां पे हम इंट्रिंसिक वर्थ देखते हैं सिक्योरिटी का, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। इंट्रिंसिक वर्थ का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जितनी रिटर्न आ रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, इट्स द इंट्रिंसिक वर्थ, मतलब हम एनालाइज करते हैं, कुल मिला के ये बोल दीजिए, ठीक है। और यहां पे तकदीर के भरोसे खिलवाड़ करते हैं। दिस इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, दिस इज अनप्लान्ड, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। ये कॉमर्शियल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, और ये तो आर्टिफिशियल मेरे द्वारा बना दिया गया रिस्क है। कोई रिस्क थोड़ी ना था, हम तो खुद बना रहे हैं रिस्क। कौन कहा है घोड़े की रेस में पैसा लगाना आवश्यक है? हम जा रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए रिटर्न जो होती है वो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है। एक बेसिकली एक पॉइंट है कि इसके बाद तो आप कमाओगे ही। एक पॉइंट है कि यहां अगर इतना बुरा होता है तो आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहां तो श्योर शॉट निगेटिव रिटर्न भी है कि यहां निगेटिव हो सकता है, ठीक है। जुआ खेल रहे हैं, तुरंत हार भी सकते हैं। Motive, safety of principle in stability and you also get entertainment while earning return. देखिए सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न किसमें? इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न है, और उधर क्या है? एंटरटेनमेंट भी है, ठीक है। हर जुए में एंटरटेनमेंट है, ताश खेलते हैं मजा भी आता है, घोड़े की रेस में पैसा लगाएंगे एंजॉय भी होगा, तो दैट्स इन्वॉल्व्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो। क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रिस्क एंड इट्स टाइप्स। रिस्क और रिस्क के प्रकार। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब यह है कि देयर कैन बी अ फ्लक्चुएशन इन अर्निंग, ठीक है। अगर डेविएशन इन अर्निंग है तो उसे रिस्क कहा जाता है, और रिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि सिस्टमैटिक रिस्क किसे कहते हैं और अनसिस्टमैटिक किसे कहते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। देखिए बच्चों यहां पे ऐड कर लीजिएगा, कंट्रोलेबल वर्ड यूज किया हुआ था, अनकंट्रोलेबल रिस्क, ठीक है। और दिस इज मैक्रो इन नेचर। नाउ इफ वी टॉक ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज कंट्रोलेबल एंड माइक्रो इन नेचर। मैं एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, बाहरी फैक्टर है, तभी तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो इंटरनल फैक्टर होता है, इसीलिए तो कंट्रोलेबल है। सही बात है। अगर मेरे एंटरप्राइज की, मेरे एंटिटी के अंदर की परेशानी है तो मेरे कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन जिस परेशानी का मेरी एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो परेशानी है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एग्जांपल समझते हैं इस बात को। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई कि एक्सपोर्ट ऑफ एल्युमिनियम को बैन किया जाए। एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट अब बैन हो जाएगा, इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा एल्युमिनियम का। क्यों? गवर्नमेंट को लगा कि एल्युमिनियम के भाव इंडिया में बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में सप्लाई नहीं कर रही है, सब एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो थोड़ी क्राइसिस हो गई है एल्युमिनियम की इंडिया में। और क्राइसिस एल्युमिनियम की होने की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी असर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री एल्युमिनियम को एज ए इनपुट यूज करती हैं अपने यहां, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे असर आ रहा है। कुल मिला के जो भी हो, वॉटेवर,
गवर्नमेंट ने तुरंत एक पॉलिसी बनाई कि एक्सपोर्ट ऑफ एल्युमिनियम शैल बी बैंड। तो हिंदुस्तान में बड़ी सारी एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है, जिसमें से एक है हिंडाल्को। क्या हिंडाल्को की प्रॉफिट पे एक रिस्क मंडरा रहा है कि नहीं? मंडरा रहा है, क्या रिस्क आ गया? अगर हिंडाल्को एल्युमिनियम एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज अ रिस्क टू हिंडाल्को। एंड कैन हिंडाल्को रिमूव दिस रिस्क? क्या वो हटा सकती है? क्या कंट्रोलेबल है? नहीं। अनकंट्रोलेबल का मतलब है हम चाह के भी इस रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। ये रिस्क जो मेरे ऊपर है वो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। अब सरकार ने कहा है कि एल्युमिनियम एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो हिंडाल्को को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो वहन करना पड़ेगा। तो इसे कहा जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसको हम चाहें तो हटा लेंगे, चाहें तो हटा लेंगे, मेरे कंट्रोल में है, इंटरनल फैक्टर की वजह से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी जिसके कंधों पे टिकी है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का कह रहा है कि मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं, जिसके कंधों पे कंपनी टिकी है। तो एक बात बताइए, क्या इससे कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसा है कि दुनिया में यही एक इंसान इकलौता ऐसा है जिसमें टैलेंट है? नहीं, टैलेंट की कोई कमी थोड़ी ना है। एक कंधा हटेगा तो दूसरा कंधा आके वहां पे लग जाएगा, ठीक है, और हो सकता है उससे बेहतर चला आए। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सर्च कि हु कैन बी द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु हैज गॉट मोर टैलेंट। एंड इफ यू रियली hunt for such directors, obviously there will be no risk on the company. Are you getting my point? तो उस एमडी जिसके कंधों पे कंपनी चल रही थी, उसके हटने से रिस्क तो है कंपनी पे, लेकिन ये रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, हम इस रिस्क से अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो ये कंट्रोलेबल रिस्क होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो प्रकार के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम हटा नहीं सकते, अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम हटा सकते हैं, बस ऐसे। अच्छा, हमने वर्ड यूज किया था, ये मैक्रो इन नेचर होता है। मैक्रो पता है क्यों बोलते हैं? मैक्रो तब बोला जाता है जब पूरी इंडस्ट्री सफर करती है। अब पता है, हिंडाल्को कंपनी अकेले थोड़ी ना सफर कर रही है इस डिसीजन से, पूरा एल्युमिनियम सेक्टर इससे सफर करेगा, ठीक है। अच्छा, अनसिस्टमैटिक रिस्क को माइक्रो इन नेचर क्यों बोला? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी बस सफर करेगी, only a particular company will suffer. और यहां क्या होगा? इंडस्ट्री विल सफर, इसीलिए मैक्रो बोल रहे हैं, ठीक है। पर भी लीजिए सिस्टमैटिक रिस्क, दोज फोर्सेज दैट आर अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल एंड ब्रॉड इन देयर इफेक्ट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. Systematic risk is due to the influence of external factors on an organization. Such factors are normally uncontrollable from an organization's point of view. Systematic risk is a macro in nature as it affects a large number of organizations operating under a similar stream or same domain. It cannot be planned by the organization. In this way, economic, political and sociological changes are sources of systematic risk. For example, if an economy moves into recession or if there is a political upheaval, it will cause the prices of nearly all the securities, whether bond or equity, to decline. Firms with high systematic risk tends to be those whose sales, profit and stock prices follow the general trend in the level of economic or stock market activity. These may include companies that deal in basic industrial goods like automobile manufacturers. The type of systematic risk are depicted and listed below. Again, यहाँ पे mistyping है. Systematic risk is uncontrollable and this is macro in nature. अब जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है?
मार्केट में अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा तो निश्चित है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि इससे मेरी इंडस्ट्री सफर करे, और इससे मेरी पर्टिकुलर कंपनी नहीं, पूरा इंडस्ट्री सफर करेगा जो बहुत लोअर मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा हो। जैसे मान लीजिए हम 8% पे लोन लेके धंधा कर रहे हैं और मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 9-10% हम कमाते ही हैं, ठीक है, तो मोटा मोटी बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, ब्याज जितना पैसा ही मेजरली निकलता है, और वहीं ब्याज के रेट बढ़ जाएं तो क्या होगा, बहुत बुरी तरीके से सफर करेंगे। मार्केट रिस्क, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाए, ठीक है। परचेसिंग पावर या फिर इन्फ्लेशनरी रिस्क, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से रिस्क, मतलब मेरा रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन मैं उस हिसाब से भाव नहीं बढ़ा पा रहा हूं क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर उतनी नहीं है। मतलब मेरे इनपुट के खर्चे तो 20% से भाग गए हैं लेकिन आउटपुट को हम 5% ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों की इतनी परचेसिंग पावर नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है, पूरी इंडस्ट्री को ये सफर कराती है। मतलब मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे हाथ में थोड़ी ना आरबीआई के हाथ में है। मार्केट में डिमांड खत्म हो रही है क्योंकि चाइना ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है वैसा ही और आधे रेट में, तो इंडियन मार्केट की तो बैंड बज गई है, हम क्या कर लेंगे, पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही है, चाइना मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। दूसरा, फिर इन्फ्लेशनरी रिस्क, महंगाई बढ़ रही है तो ये मेरे रोक देने से रुक थोड़ी ना जाएगी, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ रही है, मेरे रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेबर की चार्जेस बढ़ रही हैं, लेकिन हम आउटपुट प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्यों, क्योंकि परचेसिंग पावर लोगों की कम है, उस प्रोडक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, वो लग्जरी गुड्स में नहीं आता है कि रईस लोग इसे खरीदते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क जो है वो प्रोमिनेंट है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। नाउ कमिंग टू अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स prevailing within an organization. Such factors are controllable. Internal factors which are peculiar to a particular industry or firms. It may be because of change in management. Labor strikes which will impact the return of only specific firms which are facing the problem. It is a micro in nature as it affects only a particular organization. It can be planned so that the necessary action can be taken by the organization to mitigate, reduce the effect of the risk. Higher proportion of unsystematic risk is found in firms producing non-durable consumer goods. Example include supplier of telephone, power, foodstuff. The types of unsystematic risk are depicted and listed below. Business risk or liquidity risk. Business risk or liquidity risk. और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ठीक है। क्या है बिजनेस और लिक्विडिटी रिस्क? द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रिस्क. इट इज सो सिंस इट originates फ्रॉम द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा. लिक्विडिटी रिस्क क्या है? देखिए, हर समय अलग अलग तरीके का मार्केट चलता है. आज मेरी सिक्योरिटीज बहुत तेजी से परचेज की जा रही है, कल मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज परचेज नहीं की जाएंगी, तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकती है, पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है। अब वो पैसे की कमी जो होगी वो मुझे होगी, एज बिकॉज मेरी सिक्योरिटीज को मार्केट में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं चाहूं तो उसे अवॉइड कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं. निश्चित है हम सिक्योरिटी को चेंज करें, कुछ नए तरीके की इन्वेस्टमेंट लाएं, मार्केट में देखिए कि दूसरी कंपनी कैसे पैसे खींच ले रही है, मैं क्या नहीं खींच पा रहा हूं, राइट। फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क. फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क क्या है? बर्डन ऑफ डेब्ट, कर्ज के, क्या कहते हैं उसको, कर्ज के बोझ तले दबना, ठीक है। इस बात का रिस्क है कि बहुत ज्यादा कर्जा अगर हो गया तो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन बहुत हाई हो जाता है ना, तो कंपनी खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही कर्ज होना भी चाहिए, कर्ज बहुत बढ़ते जाता है अगर एक कंपनी का, तो कंपनी का पतन भी निश्चित हो जाता है. तो फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क इज द बर्डन ऑफ डेप्ट एंड व्हाट यू नीड टू रियली डिसाइड ओवर इट कि डेप्ट बहुत ज्यादा ना ले, इक्विटी का और डेप्ट का प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से देखें. ये सारी बातें कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझाई भी जाती हैं
कि मुझे अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, रिस्क भी रिड्यूस होना चाहिए, इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर मैंने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की है। रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी से रिटर्न आता है वो दो प्रकार का होता है, मैंने पहले ही बताया है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है कैपिटल। रेगुलर रिटर्न को करंट रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। करंट रिटर्न जो होता है, देखिए यहां लिखा हुआ भी है करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। करंट रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो करंट रिटर्न या तो जीरो हो सकता है, कंपनी कुछ भी ना दे, डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में। करंट रिटर्न का मतलब है डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब जो पीरियोडिकली आता है उसको करंट रिटर्न कहते हैं। कैपिटल मतलब ग्रोथ, ये होता है कि 100 रुपए की चीज लिए थे वही 120 की हो गई, तो इसे कहा जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल रिटर्न। तो करंट रिटर्न या तो अंडा हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ आएगा। अगर कैपिटल रिटर्न की बात करें तो ये तीनों हो सकता है कुछ भी ना ग्रो किया, 100 रुपए की चीज 100 ही रुपए रह गई, प्लस भी हो सकता है, बढ़ गया प्राइस शेयर का, घट भी गया, ये भी हो सकता है। तो you'll remember three things for the current for the capital return. Capital return can be positive, negative, nil, whereas current return has to be either positive or nil, right? The same thing has been written over here. और रिटर्न ही एक गाइडिंग फोर्स होता है, मोटिवेटिंग फोर्स होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक इंसान करता है। एक इंसान अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करता है तभी जाके इन्वेस्टमेंट हो पाती है। आज हम पैसे बचाते हैं तो निश्चित है दर्द तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि उस पैसे से मजे ले सकते थे, लेकिन उस पैसे को हम बचत करते हैं, कहीं जमा करते हैं, तो अपने आप को एक कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये कष्ट पहुंचाने के लिए हम क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि मुझे एंटिसिपेट करता हूं कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न पाना ही मुझे गाइड करता है, मोटिवेट करता है कि आई मस्ट मेक एन इन्वेस्टमेंट। मेजरिंग रिटर्न, रिटर्न कैसे मेजर किया जाता है? रिटर्न को मेजर करने का फंडामेंटल तरीका यह है, देखिए अगर आपको रिटर्न मेजर करना है ना कि आपने कितना कमाया, तो बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल के जरिए से समझा जा सकता है। अगर मैंने 10,000 रुपए लगाया है और साल भर बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 11,000 रुपए हो जाती है, तो मैंने कितना कमाया? 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू साल भर बाद 11,000 हो जाती है, तो मैंने साल भर में 10,000 रुपए पे 1,000 कमाया। तो 1,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10%, मैंने 10% कमाया। अगर 10,000 रुपए की चीज साल भर में 20,000 हो जाए तो मैंने 10,000 रुपए पे 10,000 कमा लिया, 100% रिटर्न है, राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग आउट रिटर्न। आइए जैसा मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के जरिए इस बात को। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इन शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी 10 years ago। अच्छा, 10 साल पहले की बात कर रहा है, 1 साल की बात नहीं कर रहा है यहां पे। सो यू विल हैव टू टेक दिस इनटू केयर, ठीक है। 10 years ago, and that of your shares including reinvestment dividends are currently worth rupees 23,800। आज मेरे शेयर्स की कीमत 10,000 वाले 23,800 की है, बीच में मैंने 1 रुपए का भी डिविडेंड ले लिया, डिविडेंड वो री इन्वेस्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कुल मिला के 10,000 लगाए, बीच में कुछ नहीं लिए, सीधे वो 10 साल बाद कितना हो गया? 23,800। तो मैंने 10 सालों में कितना कमाया? 13,800 कमाया। कितना लगा के? 10,000 लगा के। 10,000 लगा के 10,000 कमाते तो 100% रिटर्न होती, 10,000 लगा के 13,800 कमाए हैं, तो 13,800 डिवाइडेड बाई 10,000 ये होता है 138% का रिटर्न। कितना रिटर्न होता है? 138% का रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न 10 सालों का है। अब 10 सालों के रिटर्न को साल भर का रिटर्न कैसे बनाया जाता है, आइए ये सीख लेते हैं। लिखिए आप भी मेरे साथ साथ, 10 ईयर रिटर्न, उस क्वेश्चन में 10 सालों में वैल्यू इतनी बड़ी थी, तो ये 10 सालों का रिटर्न था। अगर साल भर में वो अंतर आ जाता तो साल भर का रिटर्न होता। 10 सालों का रिटर्न अगर 138% है, तो एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकलता है? एनुअलाइज रिटर्न इज इक्वल टू
1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर 1 बाई टी माइनस 1। ठीक है, याद कर लीजिए फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 1 बाई टी माइनस 1। ये आर क्या है? ये है 10 सालों का रिटर्न, इसी से एनुअलाइज रिटर्न बनाएंगे। 1 प्लस 138 डिवाइडेड बाई 100 पे पावर 1 बाई 10। 10 क्यों? 10 साल। ये टी स्टैंड फॉर टाइम, आर स्टैंड फॉर रेट, माइनस 1। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 138 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना होगा? 1.38 और 2 तो 2.38 हो जाएगा। ठीक है, 2.38 डिवाइडेड बाई टू द पावर 1 बाई 10 माइनस 1। अब अगर किसी भी चीज पे पावर 1 बाई 10 है, 1 बाई 8 है, 1 बाई 7 है, 1 बाई 9 है, तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको कैलकुलेटर पे सिखाता हूं। ठीक है, कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अपनी कैलकुलेटर पे आप टाइप कीजिए 2.38। आई एम टाइपिंग ऑन माई कैलकुलेटर 2.38। ठीक है, इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है? 2.38 मैंने कैलकुलेटर पे टाइप किया है। अब इसके बाद आप 12 बार रूट का साइन दबा दें, 12 टाइम्स रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स रूट दबाने के बाद एक बार हम लोग सभी लोग चेक कर लें कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। 12 टाइम्स रूट के बाद ये आता है 1.00021171685। ठीक है, 12 टाइम्स रूट के बाद नेक्स्ट क्या कीजिए आप? माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई जो पावर में है, पावर में है 1 बाई 10 तो ये डिवाइडेड बाई 10। अगर पावर में 1 बाई 7 होता तो यू वुड हैव डिवाइडेड इट बाई 7। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम करना है, 12 बार रूट दबाना ही था, माइनस 1 इज इक्वल टू करना ही था। उसके बाद अब डिवाइडेड बाई 10 करते हैं इसको स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अब आप करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू, प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू करने के बाद कितना आया जरा मैच कर लिया जाए क्या? आ रहा है 1.4 टाइम्स 0, 1.4 टाइम्स 0 2117168। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू करने के बाद ये आ रहा है। अब हम लोग इसके बाद करेंगे इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स, 12 बार दबाएंगे इनटू इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे दबाएंगे देखिए, इनटू इज इक्वल टू 1, फिर दबाइए इनटू इज इक्वल टू 2, इनटू इज इक्वल टू 3, इनटू इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ रहा है बच्चों? मिलाइए, 1.09058937404। आर यू ऑल गेटिंग दिस फिगर? चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग लिखना शुरू करें इसको। ठीक है, तो सबका आ रहा है 1.09058937404। राइट, तो चलिए लिखिए जरा इसको, 1.09058। ठीक है, और माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0.09058। अब तो ये हो गया 9.06% आप कह सकते हैं। 058 है ना, तो उसको राउंड ऑफ कर लिए 0.6 कर लीजिए।
ठीक है, सो एनुअलाइज्ड रिटर्न विल बी 9.06%। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 7 सालों का रिटर्न होता है। अच्छा, प्रोसीजर एक बार बता दूं आपको कैसे किया हमने। प्रोसीजर होता है 1/, अगर t निकालना हो तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, 1/t किसी भी चीज पे, x पे पावर 1/t, x पे पावर 1/t है, तो कैसे निकालेंगे इसको। टाइप x, पहले कैलकुलेटर पे x टाइप कर दीजिए। दूसरा स्टेप 12 टाइम्स रूट, 12 बार रूट दबाइए। तीसरा -1 इज इक्वल टू, चौथा डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू जो भी पावर में था। पांचवा +1 इज इक्वल टू, छठवां है इनटू और इज इक्वल टू मिला के 12 टाइम्स। ये कोई फंडामेंटल तरीका नहीं है, मैथमेटिकल गेम है, ये ट्रिक है। ठीक है, आपको ट्रिक से मैंने सॉल्व कराना सिखा दिया। अदरवाइज 1/10 को सॉल्व करने के लिए जनरली लॉग टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, लॉग टेबल से जो ऊपर सर पे चढ़ा है उसको जमीन में उतारा जाता है और फिर उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है, हमने जो सर पे चढ़ा हुआ था उसको चढ़े रहने दिया, कहा चढ़े रहो। ठीक है, हम चढ़े हुए पे भी हम क्या करने सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये ट्रिक के जरिए मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अप्रोचेस टू, अच्छा लिख रहे हो अभी, लिख लो जल्दी से लिखो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, मतलब मार्केट में शेयर्स हैं, मैं किस भाव में खरीदूं उसको। तो 3 डिफरेंट स्कूल है, जो 3 डिफरेंट स्कूल्स का मतलब होता है थॉट्स, 3 डिफरेंट थॉट्स हैं। मतलब ऐसे समझ लिया मार्केट में 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि वैल्यूएशन सिक्योरिटी की कैसे होनी चाहिए, एक शेयर का भाव क्या होना चाहिए, एक सिक्योरिटी का भाव क्या होना चाहिए। तो जो 3 डिफरेंट थॉट्स हैं वो क्या क्या है, एक फंडामेंटलिस्ट, दूसरा टेक्नीशियंस थॉट और तीसरा एफिशिएंट मार्केट एडवोकेट्स। मैं आपको समराइज्ड वे में बात करता हूं कि फंडामेंटल अप्रोच क्या कहता है। फंडामेंटल अप्रोच ये कहता है कि किसी भी सिक्योरिटी का भाव कैसे निकालना चाहिए। आप देख लीजिए उस सिक्योरिटी की फ्यूचर अर्निंग क्या है और सभी फ्यूचर अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू आज ही निकाल दीजिए। इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इंट्रिंसिक वैल्यू शैल बी द सिक्योरिटीज वैल्यू। किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू का मतलब यह है कि आज एक शेयर कितने का मिलना चाहिए, फ्यूचर में कितना कमाएगा ये शेयर, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो फंडामेंटल अप्रोच को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये कहता है कि इंट्रिंसिक वर्थ निकालिए किसी भी सिक्योरिटी की। कैसे निकलता है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लो। तो सिक्योरिटी से जो भी फ्यूचर में इनफ्लो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
ठीक है, फंडामेंटल अप्रोच ये है। अब टेक्नीशियन जो अप्रोच है वो कहता है ये सब कुछ नहीं होता, कहता है मार्केट में चीजें डिमांड एंड सप्लाई से चलती हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना चाहिए फ्यूचर में कितनी अर्निंग है, हमें इनफैक्ट ये देखना चाहिए कि पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है। पास्ट में जिस तरीके से वो प्राइसेस उसकी चल रही थी और डिमांड एंड सप्लाई ये फैक्टर की वजह से प्राइसेस चलता है। तो ठीक है, इनका भी मानना बिल्कुल सही है। टेक्निकल अप्रोच ये कहता है कि पास्ट डाटा देखिए, ठीक है, एग्जामिन वन ऑफ मेनी सीरीज ऑफ पास्ट डाटा, और उसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस चलती है। वैसे तो ये बात एकदम सत्य है कि डिमांड एंड सप्लाई पे ही सारी चीजें हैं। किसी भी शेयर के भाव तब बढ़ते हैं जब उस पर बाइंग ऑर्डर्स ज्यादा लगे होते हैं। ठीक है, अगर ढेर सारे लोग खरीदने को एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर तैयार हैं तो ऑब्वियसली सेलर हायर प्राइस कोट करेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अपने आप शेयर्स के भाव बढ़ जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमिक्स में आपने किया है इज द फंडामेंटल थिंग। ठीक है, और हर जगह ये ऑपरेट करता है। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी ये क्या कहता है? ये कहता है स्टॉक की प्राइसेस रैंडम बिहेव करती हैं, मनमाना बढ़ती हैं, मनमाना गिरती हैं, और किसी भी एक न्यूज को हर इंसान सिमिलर तरीके से नहीं लेता है। मतलब समझिए, मार्केट के किसी भी चेंज को, मार्केट की किसी भी न्यूज को हर कोई सेम तरीके से इंटरप्रेट करे ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, हर कोई अलग अलग साइड देखता है, उसके इफेक्ट्स देखता है, एनालाइज करता है। किसी की नजर में एक पर्टिकुलर न्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और उसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए दूसरे इंसान की नजर में वो न्यूज निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के ये कहिए कि लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसलिए प्राइसेस रैंडम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर न्यूज को, ये रैंडम है, ये कोई नहीं बता सकता। ये थ्योरी ये कहती है हर तरीके के लोग मार्केट में होते हैं, अलग अलग तरीके की एनालिसिस करते हैं, और मार्केट रैंडम होता है, कैसे भी जा सकता है। तो स्टॉक प्राइसेस बिहेव रैंडमली and all investors do not take similar data and interpretation with them. Right? Any issues with it? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। परफेक्ट है। चलिए, फंडामेंटल अप्रोच टू वैल्यूएशन। फंडामेंटल अप्रोच टू वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का क्या तरीका है, अब उसकी बात आ रही है। तो वैल्यूएशन का जो तरीका, अभी एक सबसे पहली बात करी थी ना फंडामेंटल अप्रोच, ये सबसे पहला अप्रोच फंडामेंटल ही था ना। ये देखिए फंडामेंटल अप्रोच, तो इसमें हमने आपको बताया कि फ्यूचर में जो भी आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक दिया हुआ है फंडामेंटल अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन का, ये देख लीजिए। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस P1 अपॉन 1 प्लस आर। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट, 0 स्टैंड्स फॉर एज ऑन डेट। ठीक है, D1 स्टैंड्स फॉर डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, प्लस P1 मतलब प्राइस आफ्टर 1 ईयर अपॉन 1 प्लस आर। ये ऐसे दोनों को 1 प्लस आर से डिवाइड करो या फिर इकट्ठा ऐड करके डिवाइड करो तो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, P0 इज इक्वल टू P1 D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड 4%, 6%। 500 रुपए का शेयर था, साल भर में 20 रुपए का डिविडेंड मिला और 530 रुपए ईयर एंड पे हो गया। तो 20 रुपए का डिविडेंड मिला है 500 रुपए पे, तो 4% की डिविडेंड इनकम आ गई और 530 रुपए का शेयर ही हो गया, तो 30 रुपए और बढ़ गया। 500 रुपए पे 6% कैपिटल इनकम आ गई, 10% की टोटल रिटर्न आ गई। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से प्राइस निकालें, आज 500 का शेयर था, 530 का हो गया। D1 क्या है, एक साल पे डिविडेंड आया 20 रुपया। P1 कितने रुपए का शेयर हो गया साल भर बाद, 530 रुपया। ठीक है, और 10% की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 1.10,
तो 550 डिवाइडेड बाई 1.10 हो जाएगा 500 रुपया। तो आज आप शेयर 500 रुपए का खरीदने को तैयार हैं, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ये डेरिवेशन सही है कि नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया ना कि अगर 20 रुपए का डिविडेंड आता है तो कितना इनकम है 500 पे 4%, और 500 रुपए का शेयर 530 रुपए का हो गया तो इनकम कितनी हुई 6%, 10% की इनकम हुई। तो मैं 10% पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। मैंने रेट की जगह पे 10% रखा और वही सारी फिगर रख दी, तो प्राइस ऑफ शेयर आ गया P0 आ गया 500 रुपया, मतलब बात हम सही कह रहे थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, कहता है साल भर के बाद शेयर इतने का हो जाएगा, इतने रुपए का साल भर में डिविडेंड आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 15% है तो आप शेयर कितने में खरीदने को तैयार रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरी 10% की एक्सपेक्टेशन होगी तब जाके मैं 500 रुपए में शेयर खरीद रहा हूं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन 15% की होगी तो शेयर आज और कम का होना चाहिए। 500 भाई मिलेगा ये 20 रुपए और 530 रुपए साल भर बाद, और मैं चाहता हूं 15% रिटर्न हो, तो और कम का शेयर मिलेगा तब ना होगा। अगर मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 15% है तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एट व्हाट प्राइस must we be able to sell the stock at the end of 1 year if the price is 500 and the dividend is 20 in order to attain a return of 15%। हम साल भर बाद कितने का शेयर बेचें अगर आज शेयर, द परचेज प्राइस इज 500, आज शेयर 500 रुपए का है P0, डिविडेंड 20 रुपए का आपको साल भर में मिलेगा D1, कितने रुपए का हम साल भर बाद बेचें। एट व्हाट प्राइस मस्ट वी बी एबल टू सेल द स्टॉक एट द एंड ऑफ 1 ईयर। प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर का मतलब P1 आपको निकालना है, और मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन R कितना है 15%। समझ रहे हो, तो P0 इस क्वेश्चन को लिखिए, वो व्हाट दे वर सेइंग, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, योर P0 इज 500, आज 500 का शेयर मिल रहा है, आपको डिविडेंड 20 रुपए का मिलेगा। पूछना चाह रहा है कि कितने में आप साल भर बाद शेयर को बेचोगे ताकि आपको रिटर्न 15% मिल जाए। मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस R। P0 is equal to 500, D1 is equal to 20, P1 I don't know, upon 1 plus 0.15। ठीक है, अब जरा सा कैलकुलेट कर लीजिए, 1.15 इंटू 500, दिस इज 575 इज इक्वल टू 20 प्लस P1, तो P1 विल बी इक्वल टू 555। 555 रुपया में, इतने में बेचेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से। इसी को और घुमा के पूछा जा सकता, साल भर बाद की प्राइस दे सकता था, कहता आज शेयर कितने में खरीदने को तैयार रहोगे, ऐसे भी पूछ सकता था। कह रहा है तुम्हारी 15% की एक्सपेक्टेशन है, साल भर बाद शेयर 555 रुपए का बिक जाएगा और तुमको 20 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा, तो आज शेयर कितने में खरीदोगे, तो P0 निकालना है, बस फॉर्मूला याद करिए, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस R। अब देखिए और क्या है क्वेश्चन, ये illustration, investor is holding 1000 shares of Righteous Limited, the current rate of dividend paid by the company is 5 rupee per share, the long term growth rate is expected to be 10%। अभी डिविडेंड कंपनी 5 रुपए का दे रही है, डिविडेंड ग्रो करेगा 10% के रेट से। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, यू आर नीड टू फाइंड आउट द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। डिविडेंड के बेसिस में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है, पता है क्या यूज करना है आपको, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। वैसे एक बात समझ लीजिएगा, ये कोई प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, ये प्योर थ्योरी है सिक्योरिटी एनालिसिस, और सिक्योरिटी एनालाइज करने के जो तरीके हैं ना, ये अलग अलग चैप्टर्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये एक प्योर थ्योरी चैप्टर है।
डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात हो रही है, डिविडेंड के बेसिस पे मार्केट प्राइस निकालना है, ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है सिक्योरिटी एनालिसिस, दिस प्योर थ्योरी चैप्टर। लेकिन यही तो कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में, हम सिक्योरिटी को एनालाइज ही तो कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वायबल है कि नहीं है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला याद है, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। करंट रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ये 5 रुपए क्या है बच्चों, D0 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये क्या है, KE, और 10% ग्रोथ रेट है G। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इस इलस्ट्रेशन को आपके लिए हम। द क्वेश्चन हैज गिवन दैट current market price P0 I have to find out, D0 has been given 5 rupees, G has been given 10% and KE has been given 19.62%, and the formula is P0 is equal to D1 upon KE minus G। P0 I do not know, D0 है 5 रुपए और D1 हमें जानना है, तो 10% के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो 5 रुपए 50 पैसा D1 होगा। D0 अगर 5 रुपए है तो D1 10% बढ़ाओगे ग्रोथ, तो 5 रुपए 50 पैसा अपॉन KE माइनस G 19.62, या ऐसे नहीं 0.1962 लिखेंगे ना, रेट है ये 0.1962 माइनस 0.10, ये हो जाएगा 5 रुपए 50 पैसा डिवाइडेड बाई 0.0962, डिवाइड कर लीजिए, 57 रुपया 17 पैसा। इज इट ओके? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए डो जोन्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी ये कहता है कि शेयर की जो प्राइसेस होती है ना, 5 सालों में जो पैटर्न दिखाती है, अगले 5 सालों में फिर वही पैटर्न रिपीट करती है। मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता है। ये मैं एक शेयर का प्राइस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। यहां पे शेयर की प्राइसेस है, ठीक है, ये प्राइसेस है और ये ईयर है, ईयर 1, ईयर 2, ठीक है, 3, 4, 5। पहले 5 साल में शेयर की प्राइसेस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो डो जोन्स थ्योरी ये कहता है कि अगले 5 साल में फिर से वही कहानी होगी, ये जैसा था ना इसी तरीके का फिर से रिफ्लेक्शन कुछ देखने को मिलेगा, फिर यही चीज देखने को मिलेगी अगले 5 साल में, ये कुछ ऐसी कहानी होगी। ये देखिए ये ज्वाइनिंग आ गई, इतना हिस्सा, ये है डो जोन्स थ्योरी कि रेप्लिकेट करता है, जैसे मूवमेंट होता है 4-5 सालों में वो फिर से उसी तरीके से मूव करता है शेयर की प्राइसेस। तो प्योर थ्योरी वाली बातें हैं, ठीक है, ये लर्न करना होगा, यू हैव टू लर्न इट। थोड़े से नाम वगैरह इसकी याद कर लीजिएगा कि शेयर प्राइसेस डेमोन्स्ट्रेट अ पैटर्न ऑफ ओवर 4 to 5 years। हम इंपॉर्टेंट बातें एकदम कह देंगे इसमें से, उतनी बात अगर दिमाग में है तो थोड़ा बहुत भी अगर और मैटर आता है तो हम आराम से लिख पाएंगे ऐसी थ्योरीज को, ठीक है।
ऑल्दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन प्रैक्टिकल पेपर एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें आपको थ्योरीज पे ज्यादा फोकस करेंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि आपके एग्जाम में अपेयर हो जाए कभी भी। प्राइमरी सेकेंडरी और इंटरमीडिएट और माइनर ट्रेंड, तीन तरीके के ट्रेंड्स आते हैं शेयर की प्राइसेस में। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट और तीसरा माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? प्राइमरी ट्रेंड ये कहता है कि कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर पीरियड तक 2 साल 3 साल के लिए शेयर की प्राइस इधर अपवर्ड भागेगी या डाउनवर्ड भागेगी। क्या कहता है? कहता है कि 3 सालों तक, जैसे ये 3 साल का पीरियड ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3, तो कहता है 3 सालों तक लगातार शेयर की प्राइसेस जो है वो अपवर्ड, ये अपवर्ड हो गया, ये अपवर्ड भागेंगी या फिर डाउनवर्ड भागेंगी। ठीक है, बीच बीच में ये कभी कभी रिवर्स भी खेलेगा। आपने ध्यान दिया, ये देखिए ये थोड़ा सा यहां पे नीचे गिरा है, ठीक है, ये अपवर्ड होके फिर यहां पे थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहां थोड़ा सा नीचे आया था, तो बीच बीच में थोड़ा सा नीचे आता है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? सीधे ऊपर भागेगा 3 साल तक। ठीक है, अब बीच बीच में जो उसमें कुछ कुछ समय के लिए वो नीचे जाएगा ना, उसको कहा जाएगा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड। या फिर लगातार शेयर की प्राइसेस नीचे आएंगी, लगातार शेयर की प्राइसेस नीचे आएंगे, लगातार शेयर की प्राइसेस नीचे आ रही है, लेकिन बीच बीच में वो ऊपर भी तो गया थोड़ा सा, तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड का मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा लगातार 2 3 4 सालों तक, बीच बीच में वो जो रिवर्स खेलेगा उसको कहा जाएगा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, माइनर ट्रेंड क्या होता है? जब ऊपर जा रहा है तो बीच बीच में कभी भी नीचे गया तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी या इंटरमीडिएट ट्रेंड, लेकिन वो जब नीचे जाएगा ना तो उसमें भी बीच बीच में ऊपर बढ़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? देखो ये शेयर की प्राइस ऊपर भाग रही है लगातार, बीच में, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे कि बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में कभी भी नीचे गया, ठीक है, बीच में कभी भी ये नीचे गया, तो ये जो नीचे जा रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो नीचे जा रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। जब नीचे गया था तो बीच में आपने ध्यान दिया ये ऊपर भी गया थोड़ी देर के लिए, जब ये नीचे जा रहा था तो बीच में एक बार ऊपर भी गया, ये जो ऊपर गया इसको क्या बोलते हैं? माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड, समझ में आई बात? लगातार 3 सालों तक ऊपर जा रहा है, प्राइमरी ट्रेंड, बीच बीच में 2-3 हफ्तों के लिए, इनफैक्ट या फिर महीना 2 महीने के लिए नीचे की तरफ जाएगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड। लेकिन जब वो नीचे जाएगा तो फिर बीच बीच में भी तो ऊपर ऊपर जाएगा, उसको बोलेंगे माइनर ट्रेंड। ये माइनर ट्रेंड एक आध हफ्ते का हो सकता है, छोटे मोटे पीरियड का हो सकता है, ये महीनों का हो सकता है। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रेंड ईयर्स में होता है, ये मंथ्स में हो सकता है और ये वीक्स में हो सकता है। ये है, क्लियर है सबको इतनी बात? आइए, इन एनालिसिस के लिए चार्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने ग्राफ के जरिए आपको बना के दिखाया, टेक्निकल चार्ट्स बनाए जाते हैं। लाइन चार्ट होता है जो मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरीके से लाइन चलती है। बार चार्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम प्राइसेस को दिखाते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स, ये क्या होता है? डिफरेंट कलर्स के शेड्स चलते हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट बनाते हैं, ये रेड लाइन चल रही है, इसी पे एक दूसरी लाइन चलेगी, ये देखिए, ठीक है, एक तीसरे शेयर्स की प्राइस ये इस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो 2-3 शेयर की प्राइसेस वगैरह की कंपैरिजन वगैरह होती है, अलग अलग लाइनों से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सिंगल चार्ट पे मुझे पूरी इंडस्ट्री समझ में आती है।
तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है चार्ट का, जो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी चार्ट वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ेगी इस तरीके की। थ्योरी के लिए याद कर सकते हैं बस चार्ट्स के नाम। पैटर्न क्रिएटेड बाय चार्ट एंड आई डू नॉट फाइंड इट मच यूजफुल एंड देयरफॉर बहुत इजी वे में हम आपको इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पैटर्न क्रिएटेड बाय चार्ट, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये होता है कि जहां पे आके एक बार प्राइस ठहरती है, a support level indicates the bottom which the share values are unable to pierce। मतलब कितना भी शेयर गिर जाए, कितना भी गिर जाए, एक पॉइंट ऐसा है अब इसके बाद तो नहीं गिरता है, ठीक है, उसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। द बॉटम पॉइंट मैं लिख देता हूं, द बॉटम पॉइंट। हेड एंड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन। हेड एंड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हेड एंड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कितना ट्रेवल करता है शेयर का प्राइस। हेड का मतलब होता है टॉप, कहां तक जाता है, और शोल्डर क्यों कहते हैं बेसिकली मैं समझाऊं आपको, नेक का बिलो पॉइंट होता है ये, ठीक है। तो हेड को कहा जाता है टॉप और गर्दन के निचले हिस्से पे होता है हमारा शोल्डर, तो हम इसको कहते हैं बॉटम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम की जो जर्नी होती है वो कितनी होती है, मतलब स्केल क्या है। ये जब शेयर की प्राइस नाचता है तो यहां तक नीचे तो गिरता है, ऊपर कहां तक जाता है, फिर नीचे। तो जो ऊपर जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर। ठीक है। ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन। ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन, ये क्या होता है? ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन ये सबसे अनसर्टेनिटी दिखाता है, ये सबसे खतरनाक चीज होती है, मैं आपको बताऊं। ट्रायंगल फॉर्मेशन क्या है? ये प्राइस है, ये टाइम है, प्राइस ऐसे चलती है, ऐसे फिर ऐसे, और जितना ऊपर जाती है उतना ही नीचे भी जाती है एकदम वैसे। ये सबसे खतरनाक शेयर होते हैं, ये सब र्यूमर पे भागते हैं, एकदम ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे करके भागेंगे तो भागते जाएंगे, एकदम बिना रुके भागेंगे, कुछ भी अप डाउन नहीं, कहानी नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, एकदम ट्रायंगल बनाते हैं, एकदम भागेंगे फिर एकदम धाड़ गिरेंगे एकदम से। ये सबसे खतरनाक वाले शेयर होते हैं। कॉइल फॉर्मेशन ऐसे बना लीजिए। डबल टॉप फॉर्मेशन। डबल टॉप फॉर्मेशन क्या है? देखिए, ये मैं बता रहा हूं, ये बॉटम है मान लीजिए, जनरली शेयर इसके नीचे नहीं जाता, और ये टॉप है, इससे ऊपर नहीं भागता, ठीक है। प्राइस हमारी हमेशा इसी के बीच में चलती रहती है। डबल टॉप का मतलब होता है 2 बार टॉप को छू दिया, 2 बार सबसे ऊपर को छू दिया है। अगर 2 बार सबसे ऊपर को छू दिया है तो यह माना जाता है कि अब तो बच्चा नीचे ही छुएगा, अब तो यहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज बियरिश मार्केट। बुलिश मार्केट का मतलब होता है प्राइस बढ़ेगी, याद रखिएगा। बुलिश मार्केट का मतलब, बुलिश मार्केट मतलब बढ़ेगा, ठीक है, ये। और बियरिश मार्केट का मतलब क्या होता है? बियरिश मार्केट का मतलब होता है प्राइस गिरेगी, ये, ठीक है। दिस इज बियरिश मार्केट एंड दिस इज बुलिश मार्केट, ठीक है। तो 2 बार ऊपर छू दिया तो अब कौन सा मार्केट आने वाला है? बियरिश मार्केट आएगा, गिरेगा प्राइस। और फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉटम फॉर्मेशन। डबल बॉटम फॉर्मेशन ये है कि आपके शेयर की प्राइसेस, ये टॉप है, ये बॉटम है, और 2 बार निचले स्तर को छू दिया है, ठीक है। तो अब ये बेयरिश मार्केट है, अगला यही छुएगा, ये बुलिश है, ऐसा माना जाता है। इट रिप्रेजेंट्स बुलिश डेवलपमेंट सिग्नलिंग द प्राइस एक्सपेक्टेड टू राइज। इससे ये पता चलता है प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर्स और क्या कैलकुलेशन वगैरह के जरिए हम लोग मार्केट की प्राइसेस को एनालाइज करते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये होता है हाई लो रेशियो। हम लोग शेयर का हाई लो रेशियो निकालते हैं कि लो के कंपैरिजन में हाई कितना टाइम्स होता है, तो उससे हमको ग्रोथ पता चलती है कि ये कहां तक भाग सकता है, ये कितना भाग सकता है। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स,
मार्केट ब्रेथ इंडेक्स क्या होता है, यहां पे एकदम साफ साफ दिया हुआ है, देख लीजिए। कहता है कि इफ ड्यूरिंग अ मंथ 400 आउट ऑफ 1000 स्टॉक इन द मार्केट हैव राइजन, 1000 शेयर्स में से 400 शेयर के भाव बढ़े हैं, 300 के गिरे हैं और 300 के कांस्टेंट हैं, तो मार्केट ब्रेथ कैसे निकाला जाएगा? तो 2 टाइम्स राइज माइनस डिक्लाइन डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। इसको मार्केट ब्रेथ इंडेक्स कहते हैं। और अगर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ये ब्रेथ जो है ये बढ़ रहा है, इस बात को याद रखिए यहां से अगली लाइन से कि इफ द मार्केट ब्रेथ इज इंक्रीजिंग इट शोज बुलिश ट्रेंड, ये मार्केट में माना जाता है कि ये बुलिश ट्रेंड है, शेयर बढ़ेगा। अगर ये ब्रेथ बढ़ते जा रहा है, कैसे लोगे? राइज कितना किया, आज एक पर्टिकुलर डेट पे निकालना है तो आज का निकाल लो, आज कितने शेयर बढ़े, माइनस एक पर्टिकुलर मंथ में कितने शेयर बढ़े, कितने घटे, ठीक है, उसका ट्वाइस लो डिवाइडेड बाई कांस्टेंट कितने थे, अगले महीने फिर निकालो, फिर निकालो। और ये अगर मार्केट रेट बढ़ते जा रहा है तो दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आप लोग स्टैटिस्टिक्स में निकाल चुके हो। जैसे अगर 5 दिनों का मूविंग एवरेज निकालना हो, 1 2 3 4 5 6, अगर हमको 3 डेज मूविंग एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलता है? पहले दिन 500 रुपया प्राइस थी, दूसरे दिन 600, तीसरे दिन 700, तो इनका एवरेज निकाल लिया जाता है, ये होता है 600 हो गया, ठीक है। फिर अगला 3 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, अगला फिर क्या है 600, तो अब अगला मूविंग एवरेज जो होगा वो ये होगा, एक ऊपर से छोड़ते जाएंगे, नीचे से एक पकड़ते जाएंगे। फिर अगला 3 डेज मूविंग एवरेज ये 3 दिन होगा, फिर अगला 3 डेज मूविंग एवरेज ये होगा। 50 डे का एवरेज निकालना है तो 50 दिन का एवरेज निकाल लीजिए, फिर एक छोड़ दीजिएगा ऊपर से और 51वां 51 डे जो होगा वो ले लीजिएगा। 100 डेज मूविंग एवरेज शेयर प्राइस का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 दिन का एवरेज निकाल लीजिए, फिर अगले दिन का जो एवरेज निकालेंगे ऊपर में से एक दिन पहला दिन छोड़ दीजिए, दूसरे दिन से लेके 101वें दिन तक का ले लीजिए एवरेज, ये होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज की मदद से हम क्या चीज प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, जरा देख लीजिए। इफ द शेयर वैल्यू इज बिलो द मूविंग एवरेज इट हैज द स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन, मूविंग एवरेज निकालते रहो, और आज शेयर का भाव मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो बढ़ेगा। मूविंग एवरेज जितना तो शेयर प्राइस रहनी ही चाहिए, अगर उससे नीचे दिखाई दे रहा है खरीद लो, शेयर बढ़ जाएगा। तो देखिए टेक्निकल ट्रेंड्स क्या क्या है, हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की मदद से पता करते हैं कि कितना शेयर बढ़ सकता है, क्योंकि हम हाई प्राइस अपॉन लो प्राइस कर देते हैं। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स निकाला जाता है और अगर ये बढ़ रहा है तो शेयर बढ़ेगा प्राइस, और मूविंग एवरेज निकालिए, मूविंग एवरेज से मार्केट में प्राइस अगर कम चल रहा है तो आप शेयर खरीद लीजिए, शेयर के भाव बढ़ने हैं। तो ये तरीका होता है एनालिसिस का, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये, और ये था कुल मिला के हमारा चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। तो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरीज पे फोकस कीजिएगा। सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, टाइप ऑफ रिस्क, दोनों रिस्क के फीचर, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या अंतर है, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है, ठीक है। कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन मैंने सिखाए, एनुअलाइज्ड रिटर्न वगैरह निकालना, इसे देखिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर।